हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिजनेस वाले। मैं सिर्फ आदित्य और आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 2 को एक वीडियो में खत्म करने वाले हैं। और अगर आपने चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्द से जल्द जाओ और चैप्टर नंबर 1 को देख के आओ, ताकि चैप्टर नंबर 2 को आप अच्छे से समझ सको और अच्छे से सॉल्व कर सको। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। और आपने 1 नहीं देखा तो जाओ जल्दी से जल्दी देख लो, और 2 हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। और हमारा चैप्टर नंबर 2 क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या प्रिंसिपल होते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 में, हमें यही पढ़ना है। तो सबसे पहला चीज हमें क्या जानना चाहिए कि प्रिंसिपल क्या होता है। हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था, 1 में क्या पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 में कि मैनेजमेंट क्या होता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो पहली बात करते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है। मैनेजमेंट तो हम लोग जानते हैं, प्रिंसिपल क्या होता है। अब हमारे स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल्स जो आपको रूल बताया गया हो, या फिर बोला जा सकता है सिद्धांत हिंदी में। तो अब बात करते हैं कि प्रिंसिपल क्या होते हैं। तो फंडामेंटल ट्रूथ और प्रोपोजिशन दैट सर्व द फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम ऑफ बिहेव और बिहेव और फॉर अ चेन ऑफ रिसर्चिंग। मतलब क्या कि रिसर्चिंग की चेन से जो फंडामेंटल ट्रूथ बताए गए हैं, जो दिए गए हैं, उसे हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। और ये जो रिसर्चिंग और जो फंडामेंटल ट्रूथ दिए जाएंगे वो किसके लिए दिए गए हैं, मैनेजमेंट के लिए। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें क्या दिया हुआ है, आर बोर्ड ऑफ जनरल गाइडलाइन फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। ठीक है, यानी कि मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में हेल्प कौन करता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया कि मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के लिए जो ट्रूथ, फंडामेंटल ट्रूथ या फिर जो भी चीज दिए गए हैं, जो भी चीज बताए गए हैं रिसर्च एंड प्रैक्टिस बेसिस पे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोलेंगे। और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रिजिड नहीं है, मतलब क्या कि ये नहीं कि ये होगा ही होगा, चेंजेस भी हो सकते हैं, क्योंकि ये कि ह्यूमन बिहेवियर है ना। ह्यूमन मतलब किसी भी इंसान के ऊपर रिसर्च किया गया, बहुत सारे लोगों ने रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद वो अपना प्रिंसिपल बताए कि हाँ ये चीज हो सकता है या ये चीज हो सकता है। बिजनेस में या मार्केट में उन्होंने देखा कि अगर हम लोग ये कर रहे हैं ना तो ये चेंजेस आ रहे हैं, तो उस बेसिस पे उन्होंने जो ऑब्जर्व किया और वो उन्होंने लिख के दिया। बट ह्यूमन नेचर है, कभी भी चेंज हो सकता है, तो चेंज अगर होता है तो चेंज भी करना पड़ेगा। तो यही है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रिजिड नहीं होता है साइंस के तरह। ठीक है, ये डील करता है ह्यूमन बिहेवियर से। क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं हमारा नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का अब नेचर क्या होता है भाई, हम लोग नेचर भी तो जानेंगे कि किसका क्या नेचर है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का ये नेचर है, ये 7 नेचर है। ठीक है, आपको जो है ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किस चीज पे बेस्ड होता है, तो आप बोल सकते हो कि फंडामेंटल ट्रूथ पे बेस्ड होता है। इस तरह के ऑब्जेक्टिव भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि भाई डीपली ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो यही सब चीज पूछा जाएगा। हेनरी फ्यूल, एफ.डब्ल्यू. टेलर, इन लोगों के बारे में भी हम लोग इसी वीडियो में बात करने वाले हैं, तो बिल्कुल टेंशन मत लो, सब चीज अच्छे से पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव को क्लियर करते हुए। तो अब बात करते हैं कि हमारा जो नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो 7 है। पहला है यूनिवर्सल, मतलब हर जगह, हर फील्ड में, हर ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूज होना ही होना है। दूसरा क्या है, जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड किया जाता है और उसी गाइडलाइन के बेसिस पे आपको काम करना होता है। जनरल गाइडलाइंस बताया जाता है, जो जनरल गाइडलाइंस दिए गए हैं। ठीक है, ठीक, ये चीज क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। मैंने बता रखा था कि प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनता है। अब है 4th नंबर पॉइंट, फ्लेक्सिबल। मतलब क्या, ये रिजिड नहीं होता है, फ्लेक्सिबल होता है। अगर चेंज करना पड़े तो चेंज किया जा सकता है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर पॉइंट क्या है, मेनली बिहेवियरल। ठीक है, यानी कि लोगों को इन्फ्लुएंस करना, क्योंकि ये ह्यूमन रिसर्च है, तो ह्यूमन का जो नेचर है वो चेंज हो सकता है, तो उनको इन्फ्लुएंस करना और उस बेसिस पे काम करना, ये है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर। अब बात करते हैं 6 नंबर पॉइंट, काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। की अभी मैंने बताया ना कि अगर हम लोग ये काम करते हैं तो इसका क्या रिजल्ट आता है। अगर मान लो कि आप पढ़ते हो, आप अगर पूरे मेहनत करके पढ़ते हो तो आपका क्या रिजल्ट आएगा, वो आप अगर पढ़ोगे तो भाई रिजल्ट अच्छा आना ही आना है। तो काउज क्या हुआ और इफेक्ट उसका क्या हुआ, आप पढ़ रहे हो तो उसका इफेक्ट क्या हुआ, आपको बढ़िया रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ये है 6 नंबर पॉइंट। 7 नंबर, तो 7 नंबर पॉइंट क्या है हमारा, कॉन्टीजेंट। मतलब कि चेंज एज पर सिचुएशन, कैसा सिचुएशन है उस अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये चीज क्लियर हो गया, यानी आपका नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहला क्या है,
प्रोवाइडिंग मैनेजर यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, मतलब कि क्या यूजफुल है उनके लिए रियलिटी में से वो मैनेजर को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये सबसे पहला सिग्निफिकेंस है। दूसरा क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड इफेक्टिव रिक्वायरमेंट्स, मतलब कि क्या कि जो भी रिसोर्स है उसका कितने अच्छे से यूज किया जा सकता है वो बताया जा रहा है पहले तो। और क्या होगा, मैनेजर जो है वो उस रिसोर्स को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो यही है हमारा दूसरा सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तीसरा क्या है, साइंटिफिक डिसीजन। मैंने बताया कि साइंटिफिक मतलब कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, काउज एंड इफेक्ट, इन सारे चीजों पे बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो इसीलिए क्या है, साइंटिफिक डिसीजन बताता है कि ये अगर ये रिसर्च मैंने किया है तो इस पे बेस होगा कि इसका रिजल्ट ऐसा आ सकता है, ठीक है, यानी रिसर्च करने पे वो रिजल्ट लाया जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्या हो गया, सिग्निफिकेंस आप समझ गया, तीसरा नंबर। चौथा है मीटिंग द चेंजिंग इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स, मतलब कि इन्वायरमेंट में जो भी चेंज हो रहा है तो क्या मैंने क्या बताया है कि इन्वायरमेंट जो है मैनेजमेंट या फिर जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट है डायनामिक इन नेचर है, मतलब रेगुलर चेंज के साथ वो चेंज होते रहते हैं। तो आपका जो चेंज है उसको कैसे आप उसके साथ बचे रह सकते हो और अपने ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ कर सकते हो, उसके बारे में ये यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस समझ गए। अब हम लोग 5th नंबर सिग्निफिकेंस बताते हैं कि फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मान लो हम मैनेजर है तो मैनेजर का ये भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होगा कि आप कैसे सोसाइटी को सर्व करोगे। तो अगर पहले से बताया गया है तो मैनेजर को बहुत हेल्प होगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करने में, लोगों की हेल्प करने में। तो क्या हो गया, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। 6 नंबर पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी कि मैनेजमेंट किस चीज में हेल्प करेगा, तो आपके ट्रेनिंग में हेल्प करेगा, आपके रिसर्च में हेल्प करेगा और आपके एजुकेशन में हेल्प करेगा, और उससे आप क्या कर सकते हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन का और ज्यादा ग्रोथ कर सकते हो। तो ये हो गया आपका सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये हो गया आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि दो प्रिंसिपल, दो लोगों के द्वारा प्रिंसिपल दिए गए हैं। सबसे पहला FW टेलर और दूसरा क्या है, हेनरी फ्योल। इन दोनों के प्रिंसिपल के बारे में हम लोग बात करेंगे और इस पूरे चैप्टर को जल्द से जल्द खत्म करेंगे। तो अब बात करते हैं हम लोग फ्योल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को लेकर। फ्योल ने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया है और फ्योल का पूरा नाम हेनरी फ्योल था। और फ्योल जो है वो 1841 में उनका जन्म हुआ था और 1925 में उनका डेथ हुआ था। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो है आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। और वो कहाँ के थे, हेनरी फ्योल फ्रेंच के थे और वो एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि उनके क्या 14 प्रिंसिपल थे और उनको एक्सप्लेन करेंगे और बहुत अच्छे से इसको समझ लेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो था सबसे पहला क्या था, सबसे पहला हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या था, डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांटना। देखो काम को जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करोगे काम उतना अच्छे से होगा और जल्दी होगा। तो सबसे पहला उनका क्या था, डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा क्या था, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर अथॉरिटी किसी को दिया जा रहा है, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है तो प्रॉपर हर एक बंदे का अलग अथॉरिटी होना चाहिए, उसका अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, उसको डिवाइड किया जाना चाहिए कि हाँ इस बंदे को अगर हम काम दे रहे हैं तो उसका ये अथॉरिटी है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप कोई काम कर रहे हो अपने घर में भी तो आपको भी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटीज मिलते होंगे, ठीक है। तो उसी तरह वो यहाँ पे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उनका यही कह रहा था, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा क्या, ऑर्गेनाइजेशन में उनका मानना ये था कि डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट क्या हुआ कि उनका कहना ये था हेनरी फ्योल का कि ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन वे में चलना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। अब मान लो कि कोई बंदा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर है, उसको कोई बोल रहा है कि भाई तुमको ये काम करना है, ये कमांड दे दिया गया। कोई दूसरा बंदा आया बोला कि ये काम करके दो, तो दोनों का वो कौन किसका बात मानेगा, ठीक है। तो इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, सबका एक बॉस होना चाहिए और वो उसको देखेगा, वो उसको कमांड देगा और उसी अकॉर्डिंग सारे वर्कर्स या एम्प्लॉय वो काम को कंप्लीट करेंगे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब मान लो कि मैं बॉस तो हूँ बट अलग अलग काम है मेरे, अलग अलग सबऑर्डिनेट्स हैं, तो उनके भी एक बॉस होना चाहिए और वो हेड जो है वो मेरे को रिपोर्ट करेंगे। मैं उनको बोलूँ कि आप ये करो, आप वो करो। नहीं तो अगर मान लो कि मैं किसी को बोल देता हूँ कि भाई तुम ये काम को पूरा करके हमको दो, यहाँ पे आपको ये काम करवाना है, और वो बंदा क्या कर रहा है, वो करवाने जा रहा है, तब तक मैं कोई और बंदा जाके उसको कुछ और बोल दे रहा है कि भाई तू ये करके दे, तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। तो इसीलिए कमांड और डायरेक्शन दोनों
एक बंदे को हर एक का एक बॉस होना चाहिए और उस अकॉर्डिंग काम दिया जाना चाहिए। ये चीज क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हमारा 6 नंबर पॉइंट क्या है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब कि क्या कि अगर मैं एक एम्प्लॉय हूँ इसका ऑर्गेनाइजेशन में, तो मेरा इंटरेस्ट को देखते हुए भी बहुत सारे प्लान बनने चाहिए, ताकि मेरा अगर इंटरेस्ट रहता है उस काम में तो मैं क्या करूँगा, अपने काम को बहुत ही मन से करूँगा और बहुत ही अच्छे से करूँगा, तो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ खुद ब खुद होगा। तो इसीलिए सब ये 6 नंबर पॉइंट क्या है, रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। यानी कि अगर कोई बंदा अच्छे से काम कर रहा है तो उसको प्रमोशन दो, उसको थोड़ा अच्छे वेजेस दो, उसको इनिशिएटिव सैलरी दो, ताकि वो खुश रहे और काम और भी अच्छे से करे और ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ करवाए। तो ये था हमारा 7 ऑब्जेक्टिव और ये हम लोग का ये क्लियर हो गया, ये 7 हम लोग का क्लियर हो गया। अब हम लोग इधर आते हैं बाकी रेस्ट 7 पे। तो पहला क्या है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो ये देखो यहाँ पे बताया मैंने कि पावर, ठीक है, यानी कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदे के पास पावर होना चाहिए डिसीजन लेने के लिए, लेकिन साथ में उनका ये भी कहना था कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। पावर अगर एक बंदे के हाथ में रहेगा तो वो बंदा पावर का मिसयूज करेगा। तो इसीलिए हर एक बंदे को अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से पावर देना चाहिए। यहाँ पे बोला गया था ना अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हर एक बंदे का जो अथॉरिटी है उस हिसाब से उसको पावर प्रोवाइड करना चाहिए। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का बहुत मेन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ठीक है, ये एक जनरल प्रिंसिपल है। अब बात करते हैं स्केलर चेन। स्केलर चेन जो है हमारा पॉइंट नंबर 9 है और स्केलर चेन में क्या आपको बताया गया है कि ये जो है ना ABCDEFG, ठीक है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन का ये क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। अगर मान लो कि A को अगर कोई बात बोलना है तो D क्या करेगा, पहले C को बोलेगा, C क्या करेगा, फिर B को बोलेगा, B क्या करेगा, A को बोलेगा, फिर A जो है वो फिर B को बोलेगा कि ये काम, इसका सॉल्यूशन ये होगा, B फिर C को बताएगा, C फिर D को बोलेगा और तब जाके काम होगा। तो मान लो कि कभी इमरजेंसी रहा तब वो क्या करेगा, ठीक है। ये तो ये एक प्रोसेस है, स्केलर चेन में काम होना चाहिए, ये इनका प्रिंसिपल था। लेकिन इमरजेंसी रहा तो हम क्या करेंगे, तो ये क्या कर सकता है, अगर कोई भी इमरजेंसी रहता है तो एक डिपार्टमेंट अपना दूसरे डिपार्टमेंट के हेड को ये बात बता सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैंग प्लैंक। मतलब इस चेन को तोड़ के डायरेक्ट बात बोल सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। ये चीज क्लियर हो गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैंग प्लैंक, और वो भी अपने सामने वाले डिपार्टमेंट को बोलेगा, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ऑर्डर। तो उनका ये प्रिंसिपल था, ये कहना था कि कोई भी काम होगा तो वो ऑर्डर में होगा, यानी एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए किसी भी काम को करने का, ठीक है। अब बात करते हैं इक्विटी। इक्वल वे होना चाहिए, जो भी काम होता है सबका इक्वली सारा काम होना चाहिए, ये चीज क्लियर हुआ। अब है हमारा 12 नंबर पॉइंट। तो अब हमारा 12 नंबर पॉइंट सबऑर्डिनेट। अब है हमारा 12 नंबर पॉइंट स्टेबिलिटी। तो अब है हमारा 12 नंबर पॉइंट स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्सोनेल। मतलब कि कोई भी बंदा अगर किसी जगह पे काम कर रहा है तो उसका स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बंदा, अब मान लो कि यहाँ पे अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मान लो मेरे को काम को समझने में टाइम लगेगा ना। मान लो आप कहीं रह रहे हो, ठीक है, आप वहाँ रह रहे हो तो उस एरिया को समझने में टाइम लगेगा कि आप यहाँ से गए, दूसरे दिन वहाँ कहीं और रह लिए, तीसरे दिन कहीं और रह लिए, तो किसी एरिया को अच्छे से समझ पाओगे नहीं। तो इसीलिए यहाँ बोला गया है उनका प्रिंसिपल में कि स्टेबिलिटी। हमारा है 30 नंबर पॉइंट हमारा है इनिशिएटिव। मतलब कि मोटिव अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर सही मोटिव से काम होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। और लास्ट पॉइंट जो है हमारा स्पिरिट डे क्रॉप्स। इसका मतलब क्या होगा कि वर्क टुगेदर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर साथ मिलके काम होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन जल्दी ग्रो करेगा, ये मानना हेनरी फ्यूल्स का था। और ये जो प्रिंसिपल है उन्होंने दिया है, तो इससे सारा ऑब्जेक्टिव सब चीज क्लियर हो जाएगा। इसमें ही सारा ऑब्जेक्टिव है। इसको अगर आप पढ़ लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो, तो आपको और किसी चीज के लिए दिक्कत नहीं होगा। तो अब बात करते हैं हम लोग FW टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट को लेकर, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को लेकर। तो FW टेलर को ये लगता था
तो अब बात करते हैं हम लोग FW टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को लेकर और इस पूरे चीज को अच्छे से समझते हैं। तो FW टेलर जो ये मानते थे कि जो मैनेजमेंट है उसको साइंटिफिक वे में देखना चाहिए और वो एक साइंटिफिक वे के तरफ से उन्होंने प्रिंसिपल दिया। और उनका सबसे पहले तो मैं दे दूं इंट्रोडक्शन ताकि आपके ऑब्जेक्टिव में काम आ सके। FW टेलर का सबसे पहले तो उनका जन्म कब हुआ था 1856 में और वो डेथ कब हुआ था उनका 1915 में। तो इतना इजी क्वेश्चन पूछ भी सकता है, कोई भरोसा थोड़ी है। तो ये याद रखना 1856 1950। FW टेलर जो था वो उनका फुल फॉर्म क्या था, फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर। इस तरह के ऑब्जेक्टिव उतना इजी तो नहीं पूछेंगे बट जो भी अगर आ जाए तो याद तो रहेगा ना, दिमाग में बैठा के रखना। फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर ये एक अमेरिकन थे, ठीक है, और इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखा था, ठीक है, ये एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। और इनकी जो बुक है साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वो पब्लिश की गई थी 1911 यानी 1911 से 4 साल पहले उन्होंने बुक पब्लिश करा था साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और इनका जो काम था वो साइंटिफिक वर्क पे ये एनालाइज करते थे, एनालिसिस किया था और उस बेसिस पे उन्होंने 4 प्रिंसिपल और 8 जो है साइंटिफिक टेक्निक्स दिए थे, ठीक है। तो हम लोग पहले 4 प्रिंसिपल को क्लियर करेंगे और 8 उसके बाद फिर टेक्निक्स को क्लियर करेंगे। तो पहले हम लोग करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या था। सबसे पहला जो है प्रिंसिपल वो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब तो आपने पढ़ा होगा और मैं बता दूं कि ये उस रूल के बेसिस पे नहीं काम करना था। मतलब कि क्या कि अगर कोई काम कर रहे हो तो ये ऐसा नहीं है, आप कुछ काम कर रहे हो तो उसके बारे में आपको बढ़िया से समझना पड़ेगा, वर्क को स्टडी करना पड़ेगा। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में यही था कि रूल ऑफ थंब को फॉलो नहीं करना है, आपको क्या करना है, ये आपने जो वर्क किया है, आपने जो वर्क सोचा है उसको बढ़िया से स्टडी करना पड़ेगा, उसके बारे में अच्छे से समझना पड़ेगा कि हाँ इस तरह से हमें काम करना है, इस तरह से इस चीज को आगे ले जाना है और उसके बाद आप उस काम को करोगे। तो सबसे पहला साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। दूसरा क्या, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। मतलब कि क्या कि अगर कोई काम है, मैनेजर क्या किया कि अपने वर्कर पे थोप दिया, तो किसी भी काम को थोपना नहीं है अपने वर्कर को, क्योंकि अगर आप वर्कर को थोपोगे तो वो मन से काम नहीं करेगा और आपका वर्क अगर इफिशिएंट वे में नहीं होगा, इफेक्टिवली नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इफिशिएंसी, वर्क इफिशिएंसी को बढ़ाना है तो मैनेजर को हमेशा क्या करना है, अपने जो वर्कर्स है, जो एम्प्लॉय है, उनसे क्या है, बॉन्डिंग बना के रखना है, कोऑपरेशन बना के रखना है। ये नहीं कि अगर आप मान लो कि थोप दोगे वर्कर पे तो आपका विरोध करेंगे ना, वो आपके फेवर में तो रहेंगे नहीं, आपके अगेंस्ट में रहेंगे और फिर वो क्या करेंगे, हो सकता है जॉब छोड़ दे या वर्क इफिशिएंट नहीं हो, इफिशिएंटली नहीं हो, अगर मजबूरी में काम कर रहे हैं तो आपका काम अच्छे से ना करे। तो इसीलिए वर्क को थोपना नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, यानी कि हर एक बंदे को इंडिविजुअल कोऑपरेशन करते हुए मैनेजर को काम करना है। मतलब कि क्या हुआ इसका कि अगर मैनेजर हूं मैं, मैनेजर का अगर मेरा पोस्ट है तो मेरे को क्या करना है। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मतलब कि क्या कि मैनेजर को किसी भी काम को इससे रिलेट किया जाता है कि मैनेजर जो है वो किसी भी काम को आप पे थोप नहीं सकता है। मैनेजर को काम को देखते हुए, बंदे को समझाते हुए, बाकी सबके बातों को लेते हुए आगे, मैनेजर को सबकी बातों को तीसरा पॉइंट क्या है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मतलब कि क्या है, इस पॉइंट में हमें ये बताया जा रहा है, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इस पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि ये जो मैनेजर है, मैनेजर को अपने एम्प्लॉय को देखते हुए कोई भी रूल, कोई भी रेगुलेशन, कोई भी आगे का जो वो तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसमें मैनेजर का ये काम है कि अगर कोई बंदा है, ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदे काम कर रहे हैं तो उनके सारे प्रॉब्लम्स, उनके जो बात है, उन सभी चीज को लेते हुए, सबको अच्छे से समझते हुए कोई भी रूल या किसी भी चीज को आगे बनाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो फिर अगर एम्प्लॉय को देखते हुए आप अगर काम नहीं ऑर्गेनाइजेशन में करवाओगे तो आपके एम्प्लॉय चले जाएंगे। अगर आपके बढ़िया एम्प्लॉय चले जाते हैं तो फिर आप कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ करवाओगे। तो
इसीलिए हमारा तीसरा पॉइंट आप समझ में आ गया। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन हिज और हर ग्रेटनेस, इफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। मतलब हर एक बंदा का, सबसे पहले तो जो भी बंदे हैं सही काम के लिए सही बंदे को ऑप्ट करना है, और उस बंदे को अगर मान लेते हैं आपको लग रहा है कि ये वर्क में इफिशिएंट नहीं है, काम अच्छे से नहीं कर रहा है, तो उसको ट्रेनिंग दे, उसका डेवलपमेंट करवाए ताकि वो अच्छे से काम करे और आपके ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो। तो ये आपका 4 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट था। अब हम लोग बात करते हैं टेक्निक्स। टेक्निक्स के बाद फिर हम लोग इस चीज को खत्म करेंगे। तो हमारा क्या है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में, क्या सबसे पहला फंक्शनल फोरमैनशिप। मतलब कि क्या कि ये क्या कहते हैं, सबसे पहले तो उनको वर्क को डिवीजन करो ताकि अच्छे से वर्क हो। तो उन्होंने पहले वर्क को 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला क्या प्लानिंग, दूसरा क्या प्रोडक्शन। ठीक है, 2 डिपार्टमेंट में उन्होंने डिवाइड किया, प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फिर उसपे भी अलग अलग 8 टोटल उन्होंने 8 बंदों को सिलेक्ट किया। 8 मतलब कि 4 प्लानिंग में, 4 प्रोडक्शन में। प्लानिंग में क्या था, रूट कलर, इंस्ट्रक्शन, टाइम कॉस्ट कलर एंड डिसिप्लिनरी क्लर्क। ठीक है, दूसरा क्या है प्रोडक्शन में, क्या है स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। चलो तो अब इसको अच्छे से समझते हैं। अब वो कैसे समझेंगे, तो प्लानिंग में क्या था, रूट कलर का काम क्या है कि देखना, डायरेक्शन बताना कि हाँ आपको ये काम करना है। इंस्ट्रक्शन कलर का क्या काम होगा कि आपको इंस्ट्रक्शन देना, जो भी बंदे अगर काम कर रहे, जो भी वर्कर, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे उनको इंस्ट्रक्शन देना, बोलना कि आपको ये काम करना है, इस तरह से काम करना, अगर वो गड़बड़ कर रहे हैं तो उनको समझाना। तीसरा क्या है टाइम एंड कॉस्ट कलर। अब उसको ये भी देखना है कि टाइम भी बच रहा है, कॉस्ट भी बच रहा है, यानी इफिशिएंटली भी वर्क हो रहा है और इफिशिएंसी भी उसमें यूज हो रहा है। तो टाइम एंड कॉस्ट कलर का काम क्या है, टाइम और कॉस्ट को देखते हुए चलना कि ज्यादा खर्च तो नहीं लग रहा है, ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, जल्द से जल्द काम हो तो जाएगा। तो ये हमारा टाइम एंड कॉस्ट कलर था। लास्ट क्या है, चौथा नंबर हमारा क्या है प्लानिंग का डिसिप्लिनरी। मतलब कि डिसिप्लिन में वर्क हो रहा है कि नहीं, काम डिसिप्लिन वे में हो रहा है कि नहीं, या फिर कुछ काम में गड़बड़ हो रहा है, तो ये देखना किसका काम था, डिसिप्लिनरी कलर का। अब हम लोग बात करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो प्रोडक्शन में सबसे पहला क्या है स्पीड बॉस, दूसरा क्या है गैंग बॉस, तीसरा क्या है रिपेयर बॉस, चौथा क्या है इंस्पेक्टर है स्पीड बॉस, दूसरा क्या है गैंग बॉस। गैंग बॉस का काम क्या है पूरे ग्रुप को अच्छे से देखना। फिर तीसरा क्या है क्लियर बॉस, अगर मान लो कि कोई भी मशीन या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम हो रहा है, प्लांट में अगर कोई काम हो रहा है तो मशीन खराब भी हो सकता है, तो उसके लिए रिपेयर का काम करते हुए देखते चलना कि हाँ कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। चौथा लास्ट क्या है इंस्पेक्टर, मतलब इन सारे को इंस्पेक्ट करना, मतलब इन सारों को देखना, किसका काम है इंस्पेक्टर का। ये चीज समझ में आ गया, ये आपका हो गया क्लियर, ये आपका फंक्शनल फोरमैनशिप हो गया खत्म। अब हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। मतलब कि वर्क का क्वालिटी, जो भी अगर हम काम करवा रहे हैं तो बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्शन, अगर हम लोग करवा रहे हैं तो बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्शन होना चाहिए, बढ़िया क्वालिटी का सेल्स होना चाहिए। तो हर एक चीज का क्वालिटी बढ़िया होना चाहिए और काम इजीली वे में होना चाहिए। तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क हो गया हमारा दूसरा नंबर पॉइंट। तीसरा नंबर पॉइंट क्या है मेथड स्टडी, बेस्ट मेथड। अब मान लो कि बहुत सारे एक काम को करने के 4 मेथड, आपके मैथ सॉल्व करने के 4 मेथड होते हैं, ठीक है। 4 में से कौन सा मेथड आपका इजी और बहुत जल्दी काम करेगा तो उसको आप ऑप्ट करोगे और उस पर काम करोगे। तो तीसरा हमारा क्या होगा मेथड स्टडी। मोशन स्टडी, मोशन स्टडी में क्या होता है कि मान लो कि कोई बंदा है वो क्या कर रहा है कि बैठा हुआ है, अब उसको सामान जो है वो छत पे ले जाना है, लेकिन क्या कर रहा है वो 2nd फ्लोर पे लाके बैठ गया। आपका घर जो है 4th फ्लोर का है, 2nd फ्लोर पे लाके बैठ गया, ठीक है। अब वो बंदा, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो बंदा क्या कर रहा है कि वो बैठ जा रहा है फिर कल कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है आपके टाइम को भी वेस्ट कर रहा है और काम भी लेट हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप मान लो कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में लिफ्ट लगा दो भाई, डायरेक्ट आप सीधा 2nd फ्लोर या छत पे चल जाएगा लिफ्ट आपका और आपका काम हो जाएगा, आपका सामान इजीली पहुंच जाएगा। अगर आपका रेगुलर काम है, हमसे लिफ्ट लगाने से अगर काम होता है, टाइम बचता है, तो उस पर आप खर्च कर सकते हो। तो मोशन स्टडी में यही काम है, टाइम स्टडी, टाइम को देखते हुए। अब मान लो कि कोई बंदा जो है वो टाइम वेस्ट कर रहा है, तो क्या करेंगे उसको देखेंगे, उसको बोलेंगे कि हाँ भाई काम करना है तो करो, नहीं तो घर जाओ। तो टाइम पे काम किस तरह से करवाना है वो टाइम स्टडी पे समझे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फैटिग स्टडी। मतलब क्या
कि सही टाइम और सही फ्रीक्वेंसी में काम हो रहा है या नहीं, ये देखना फैटिग स्टडी ये दिया गया है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब हम लोग तो 7 नंबर पॉइंट हमारा क्या, डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम। इसमें मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि अलग लोगों को, जो बंदा आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उसको क्या करो, रिवॉर्ड दो, उसको प्रमोशन दो, उसको इंसेंटिव दो, ताकि वो खुश रहे और अच्छे से काम करे। और दूसरा क्या है कि अगर कोई बंदा आपका काम नहीं करता है, अगर आपका काम में वो काम चोरी कर रहा है, काम अच्छे से नहीं कर रहा है, बस सैलरी का इंतजार कर रहा है, तो उसका क्या करो, उसके परफॉर्मेंस को देखो और उसके पैसे को माइनस करो। उसको बोलो कि हाँ भाई आपका पैसा कटेगा क्योंकि आपने काम नहीं करा है, तो फिर वो काम और अच्छे से करेगा, नहीं तो काम छोड़ के जाएगा, दो ही काम करेगा। तो आपको उससे क्या होगा कि आपके अच्छे वर्कर, आपको अच्छे एम्प्लॉय मिलेंगे। लास्ट हमारा क्या है, मेंटल रिवॉल्यूशन। मतलब कि क्या कि कोई भी बंदा अगर कोई काम कर रहा है तो वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं हम मैनेजर हैं और कोई मेरा एम्प्लॉय है मेरे ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसके बातों को भी समझेंगे हम, उसको भी ऐसा लगना चाहिए कि नहीं ये मेरे बात को समझता है, तो वो और अच्छे से काम करेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसीलिए भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये चीज क्लियर हो गया। तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे क्लियर हो गया टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर के बारे में मैंने यहाँ सब चीज बता दिया है। प्रिंसिपल टेलर ने क्या कितने दिए हैं, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो 4 प्रिंसिपल दिए हैं। और टेलर के टेक्निक्स कितने हैं, तो टोटल 8 टेक्निक्स है। ठीक है, जिसमें फंक्शनल फोरमैनशिप में 8 टेक्निक है। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं सब चीज सबका आंसर दे दूंगा। तो खत्म होता है। और हेनरी फ्यूल्स के प्रिंसिपल, FW टेलर के प्रिंसिपल, इन सारे चीजों को क्लियर करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सब चीज समझ चुके हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपको वीडियो आपकी टाइम पे मिल जाए और आप आराम से अपना एग्जाम क्लियर कर सको। तो मिलते हैं।